Hey guys, welcome back to another video lecture on Irish Bionems. As you can see on the screen, आज हम करने वाले हैं factors affecting enzyme activity and इससे पहले की वीडियो में अपन कवर कर रहे थे mechanism of action of an enzyme. I hope that video was helpful and I hope this video will also be helpful to you guys. तो ये जो factors affecting enzyme activity वाला question है usually आपके short में पूछे जाने के chances है. अगर short में आया तो इसे directly पूछ लेते कि what are the factors affecting enzyme activity. Otherwise short में नहीं आया, long में आया तो this will be combined with some other questions. ऐसा सिंगल सोलो फॉर्म में नहीं आता लॉन्ग में बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल आंसर, तो लॉन्ग में नहीं देते. लॉन्ग में अगर दिए भी तो दिस विल बी कंबाइंड विद सम अदर आंसर, जैसे हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम या फिर एंजाइम एक्शन के आंसर के साथ इसको कंबाइन करके दे सकते हैं. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. अब आगे बढ़ेंगे भाई. फर्स्ट विल जॉट डाउन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इट्स टेम्परेचर, देन आ जाएगा अपना pH, देन सबस्ट्रेट concentration, then enzyme concentration, then हो जाएगा कोफैक्टर्स, then आ जाएंगे इनहिबिटर्स. ये सबको ही एक के बाद एक आज अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द टेम्परेचर. फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द टेम्परेचर, दैट हाउ इज टेम्परेचर गोइंग टू अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखो कोई भी एंजाइम रह दो उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता. ऑप्टिमम टेम्परेचर एज एन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी जो रहती मैक्सिमम रहती. ऑलराइट, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब ये है कि हर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है एंड जनरल नोट डाउन अगर अपन करें तो इनका जो मतलब मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स का टेम्परेचर विल रेंज बिटवीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टेम्परेचर रेंज के बीच में उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है यूजुअली. ऑलराइट, अब इसको अपन ग्राफ के थ्रू समझेंगे. ग्राफ के थ्रू समझे तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे विल टेक टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे विल टेक एंजाइम एक्टिविटी. ऑलराइट, आप कंसिडर करेंगे कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, नाउ देयर सम नंबरिंग रहती ना एक्स एक्सिस पे, तो इस टेम्परेचर पे अपन कंसिडर करेंगे ये एक एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर है. ठीक है, अब इससे आप लोग ये बात समझो कि जैसा जैसा अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते वैसा वैसा एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होते रहती अंटिल इट रीचेस ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच हुए तक टेम्परेचर अपन जितना इंक्रीज करते उतनी एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होती. वंस इट रीचेस ऑप्टिमम टेम्परेचर फिर भी अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते गए उसका तो इसके एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होते रहती एंड देयर विल बी अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां पर आके ये एंजाइम जो है डीनेचर हो जाते. अब एंजाइम अपन को मालूम कि 3D ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स रहते हैं, उन लोग 3D स्ट्रक्चर रहता है एंजाइम का, वो लोग कुछ ऐसे रहते एंड दे आर बाउंडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते उनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो है वो टूट जाते एंड एंजाइम्स इवेंचुअली डीनेचर हो जाते. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. अगर समझ में आया तो एक 10 सेकेंड स्किप कर दो, नहीं आया तो फिर से सुन लो. यहाँ पे क्या हो रहा, एंजाइम्स का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रहती. ऑलराइट, अब वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आए तक जब तक अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होते रहती अंटिल इट रीचेस द ऑप्टिमम टेम्परेचर. वंस इट रीचेस द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इवन दो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज स्लोली एंड देयर विल बी अ लिमिट जहां पे वो टेम्परेचर एक्सीड अगर हो गया, इनकेस एक्सीड हो गया तो एंजाइम्स जो है हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट हाई टेम्परेचर. व्हाट अबाउट लो टेम्परेचर्स? लो टेम्परेचर्स पे सच एज फ्रीजिंग पॉइंट पे एंजाइम्स जो है इनएक्टिव स्टेट में रहते. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दिस इज हाउ द टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी. तो इसके साथ अपन टेम्परेचर खत्म कर लिए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट pH. तो सेकेंड है pH. अब pH की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम pH भी रहता. अब ऑप्टिमम pH एज इन वो पर्टिकुलर pH पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रहती. सिंपल है. अब जैसे अपन ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज अपन दे दिए, जनरल रेंज 25 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, वो वैसा अपन पर्टिकुलरली ऑप्टिमम pH को नहीं कर सकते. नाउ फर्स्ट लेट अस राइट, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम pH रहता.
ठीक है ना। मैंने इसे हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच रहता, हर एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम पीएच रहता। तो मैं वही बोल रही थी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर में जैसे जनरल रेंज दे दिए, यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच पे जनरल रेंज नहीं दे सकते, बिकॉज हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर समझाऊं तो आप पेप्सिन ले लो। पेप्सिन जो एंजाइम है, इन्हें इसका ऑप्टिमम पीएच विल रेंज बिटवीन 1.2 to 1.8, ठीक है, जो एक एसिडिक पीएच है। तो ये पीएच पे उन्हें अपनी बेस्ट एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता। बट अपार्ट फ्रॉम दिस पीएच अगर उसको दूसरा पीएच दिए तो उन्हें डीनेचर हो जाता। तो कोई भी एंजाइम का पीएच लो करो आप या हाई करो, वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, उसके पर्टिकुलर पीएच पे ही वो अच्छे से एक्ट कर सकता। दूसरा एंजाइम ले लो आप, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, अब सलाइवरी अमाइलेज जो है न्यूट्रल पीएच पे काम करता, न्यूट्रल पीएच पे काम करता। अगर इसको एसिडिक या बेसिक पीएच पे काम करो बोल दो ना, डीनेचर हो जाता, और नहीं कर सकता भाई वो पीएच पे काम। ऑल राइट, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो ये हो गया, टेम्परेचर भी खत्म, पीएच भी खत्म, दो फैक्टर्स अपन खत्म कर लिए। अब नाउ थर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नाउ अंडर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप एक चीज समझो कि अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट क्या है अपन सबको मालूम, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। एंजाइम जिसको को भी बाइंड हो रही, जो भी कैटालिटिक रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रही, तो उसको अपन सबस्ट्रेट बोलते हैं, राइट। अब इसमें सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में अपन क्या करेंगे, सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज करते रहेंगे एंड एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको नॉर्मल रखेंगे। तो व्हाट आर वी डूइंग इन दिस, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख रहे एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। अब यहाँ पे ये चीज समझो कि अपने पास फॉर एग्जांपल 10 एंजाइम्स है, ऑल राइट, और 2 सबस्ट्रेट है, तो इजीली हो जा रहा, कैटालिटिक एक्टिविटी इजीली हो जाता। 2 एंजाइम्स, 2 सबस्ट्रेट्स, 10 में से 2 एंजाइम्स को बाइंड कर लेते, 2 सबस्ट्रेट्स विल बाइंड 2 एंजाइम्स आउट ऑफ 10 एंजाइम्स, राइट। कैटालिटिक एक्टिविटी उनका होता, अब will increase to 4, will increase to 6, will increase to 8, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है ये, will increase to 10। अब 10 तक पहुंचे तक 10 सबस्ट्रेट्स विल बाइंड टू 10 एंजाइम्स, राइट। अब देखो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। अब अपन 11 भी कर दिए, नाउ देयर इज नो एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट टू बाइंड, एंजाइम ही नहीं है बाइंड करने, तो उन्हें क्या एंजाइम एक्टिविटी शो करेंगे उधर। तो यहाँ पे क्या हो रहा, एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि सबस्ट्रेट इनिशियली देखे तो बाइंड होते रहते एंजाइम्स को, बट देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता, बट देयर विल बी नो एंजाइम्स लेफ्ट फॉर द सबस्ट्रेट टू बाइंड। एंजाइम्स बचे ही नहीं रहते, एंजाइम्स बचे हुए ही नहीं रहते फॉर द सबस्ट्रेट टू बाइंड। आई होप आपको समझ में आ रहा। तो ग्राफ क्या होता, वहां पे स्टेबल हो जाता। अपन ये भी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, ऑल राइट, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपन ले लेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे है एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही, एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही, एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही। बट नाउ देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे पूरे एंजाइम्स यूज अप हो गए एंड सिर्फ सबस्ट्रेट बचे, जब जाके इसकी स्टेबिलिटी रीच हो जाती, एंजाइम एक्टिविटी स्टेबल होने लग जाती। सो दैट वाज ऑल अबाउट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही था। तो इसी के साथ अपन थर्ड फैक्टर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी खत्म कर लिए। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी सिमिलर है इसको, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अंडर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन अपन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर रहे थे, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को वेरी होने दिए, इंक्रीज होने दिए, वेराज एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन वहीं का वहीं था। बट अपन क्या कर रहे हैं, अब एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे एंड सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को वहीं का वहीं करेंगे। वही प्रॉब्लम होता फिर, जब तक एंजाइम इंक्रीज होते रहता, लिमिटेड नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स है, हर एंजाइम एक एक सबस्ट्रेट को, या फिर एंजाइम के मल्टीपल एक्टिव साइट्स है तो भी सबस्ट्रेट को बाइंड होते रहते, बेसिकली सबस्ट्रेट्स विल बी यूज्ड अप। देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर हर सबस्ट्रेट यूज हो गया अगर, तो एंजाइम्स बचे हुए रहते, किसको बाइंड करेंगे, देयर विल बी नो एंजाइम एक्टिविटी, तो दैट विल आल्सो रीच अ स्टेबल स्टेट। बट समझो कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है अगर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सेम है अगर, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। कब आ रही स्ट्रेट लाइन, जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता, बट एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन जैसे धीरे धीरे अपन इंक्रीज करते रहते, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आ जाती एंजाइम एक्टिविटी में। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब नेक्स्ट अपन करने वाले हैं अबाउट द कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स कैसा हेल्प कर रहे,
द क्वेश्चन इज हाउ आर कोफैक्टर्स हेल्पिंग, सॉरी नॉट हेल्पिंग, हाउ आर कोफैक्टर्स द फैक्टर्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी शुड बी द क्वेश्चन। अब कोफैक्टर्स, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखिए एंजाइम से रिलेटेड, अपन उसमें बोले थे कि एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिसको एक्टिव होने कोफैक्टर्स आके बाइंड करना, ठीक है। अब कोफैक्टर्स आके उनको बाइंड करे जब ही उन लोग एक्टिव फॉर्म ले सकते हैं एंड जब ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो सकती, राइट। सो दैट इज हाउ द कोफैक्टर्स विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, यू टेक अप, कौन सा एंजाइम लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज लेंगे। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इन्हें डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम विल गेट एक्टिवेटेड ओनली इफ कोफैक्टर Mg+2 comes and binds to it। Mg+2 अगर आके इसके साथ बाइंड करा तो ही डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव होता। दैट इज व्हेन द एंजाइम एक्टिविटी विल टेक प्लेस एंड दैट इज व्हेन, अब ये सिचुएशन में टेम्परेचर, पीएच सब मैटर करता, बट पर्टिकुलरली अपन कोफैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए Mg+2 इज द कोफैक्टर दैट विल कम एंड बाइंड टू डीएनए पॉलीमरेज to activate the enzyme. So that was all about cofactors. Next अपन बात करेंगे about the inhibitors. अब इनहिबिटर्स के बारे में डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो ही रहने वाली है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन है आपको इनहिबिशन के बारे में, बट फॉर नाउ छोटा मतलब बेसिक डिस्कस कर लेंगे इधर। अब इनहिबिटर्स जो है दो टाइप्स के रहते हैं भाई, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नाउ हियर आर कॉम्पिटिटिव, हियर आर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की अगर अपन बात करें, दीज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स विल लुक समवॉट लाइक द सबस्ट्रेट ओनली। तो यहाँ पे क्या होता, एंजाइम को कंफ्यूजन हो जाता कि अरे कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एंड इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस विल कम्पीट विद द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड होने के लिए इन्हें कम्पीट करता। अब कम्पीट करता ऑब्वियसली इन्हें जीत जाता। अगर इनकेस जीत गया आई एम सॉरी, अगर इनकेस ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जीत गए एक्टिव साइट को एंजाइम के बाइंड होने में, तो उन लोग एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट कर देते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। तो इसलिए इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बोलते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स विल कम्पीट विद द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ऑलराइट, नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो रहते उन लोग क्या करते, एंजाइम है, एंजाइम के कोई भी दूसरे पार्ट में जाके बाइंड करते। बाइंड होने के बाद इन लोग क्या करते, एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर देते। एज सून एज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड्स टू द एंजाइम, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम गेट्स चेंज्ड। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर उन्हें ऐसा था, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड करा तो उसका चेंज ऐसा हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक्टिव साइट ही चेंज हो जा रही। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आया भी तो उन्हें समझता कि अरे भाई ये मेरा एंजाइम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर, इसका एक्टिव साइट मेरे साथ नहीं मैच हो रहा, तो इसीलिए वहां पे बाइंडिंग नहीं होती। तो वहां पे क्या हो रहा, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो रही। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। सो बेसिकली these are the factors that are affecting the activity of an enzyme. I hope the video was clear. If it was, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Also guys, अगर आपको इसके लिए notes चाहिए, you let me know in the comment section below, और else आप मेरे को मेरे Instagram handle @arsh_bionyms पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। यही इसके ही नोट्स नहीं, अगर मेरे कौन से भी प्रीवियस वीडियोस के भी आपको नोट्स चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल बोलते हैं या टेलीग्राम पेज बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट आई हैव मेड अ डिग्री रिलेटेड टेलीग्राम चैनल ऑन टेलीग्राम ऑब्वियसली। तो आप उधर ज्वाइन कर लो, बिकॉज अगर आप जो भी नोट्स पूछ रहे, आई विल बी अपलोडिंग देयर। अपार्ट फ्रॉम नोट्स, जो भी डिग्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती, आई विल बी टेलिंग देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल ओनली। तो वहां पर मैं आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ। सो या गाइस, उसको टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।